कमिश्नर मैडम ने जज साहिबा को जो कहा, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। कमिश्नर मैडम बार बार फोन क्यों कर रही थी, किस मामले को लेकर दबाव बना रही थी। एक बार राबड़ी देवी ने भी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को फोन किया जब मुख्यमंत्री थी। किस मामले में किया उस पर भी चर्चा करूंगा। मुख्य न्यायाधीश ने किया क्या, न्यायपालिका के छोटे से जज को भी हम फोन नहीं कर सकते, किसी मामले को लेकर के दबाव नहीं बना सकते, उनके आवास के अगल बगल कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, और वह किसी पार्टी फंक्शन में भी उनके जाने पर रोक लगाई गई है। यह है उसकी एक आदर्श संहिता। लेकिन कमिश्नर मैडम ने तो हद ही कर दिया। चर्चा में रहती हैं और कमिश्नर मैडम इस समय मंडलायुक्त हैं। एक उत्तर प्रदेश के सामने एक ऐसा उदाहरण आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा जिले की देवी पाटन मंडल की आयुक्त और वरिष्ठ IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। दुर्गा शक्ति नागपाल जब SDM थी तभी से चर्चा में रही हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला दर्ज कर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। अब जरा सोचिए, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर न्यायपालिका के काम में दखल देने का इतना बड़ा आरोप क्यों लगा। पूरा मामला गोंडा में सीनियर डिवीजन की सिविल जज सबीना खान की अदालत से जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से लंबित एक भूमि के विवाद की सुनवाई कर रही थी। आरोप है कि वरिष्ठ IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने महिला जज को फोन करके उन पर कथित तौर से अनुचित दबाव डालने का प्रयास किया और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में शिकायत करने की धमकी भी दिया। अब पावरफुल हैं न्यायपालिका को प्रशासनिक तंत्र, कार्यपालिका इधर के दिनों में देखा जा रहा है कि तवज्जो नहीं दे रहा है। कई मामलों में अवमानना भले ही झेलेंगे, कोर्ट की फटकार भी लगेगी, लेकिन कई मामलों में आपने देखा ही है, घुटने के नीचे मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया, हाई कोर्ट ने हड़काया, लेकिन अब ऊपर से अगर हाथ है तो सब कुछ करते रहेंगे। न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने इसे प्रथम दृष्टया न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना। कोर्ट ने साफ और सख्त लहजे में कहा, अधीनस्थ अदालतों को किसी भी तरह अपमान और बाहरी दबाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि पीठासीन अधिकारी बिना किसी डर या प्रभाव के अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर उस दिन दोनों महिला अधिकारियों के बीच फोन पर क्या संवाद हुआ था जिसके बाद यह पूरा बाउंडर खड़ा हो गया। सिविल जज सबीना खातून जिला जज को लिखे अपने पत्र में 15 जुलाई को उस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया है और बता रही है। देखिए, दोपहर लगभग 1:26 पर जज सबीना खान के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उस वक्त मोबाइल पर वीडियो देख रहे उनके 7 साल के बेटे ने कॉल उठाया। फ़ोन करने वाली महिला ने पूछा, आपकी मम्मी कहाँ है? बच्चे ने कहा, मम्मी वॉशरूम में है। इसके बाद महिला ने बच्चे से उसका नाम, उम्र और परिवार से जुड़ी बातें पूछी। जब बच्चे ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बिना बताए फ़ोन काट दिया। ठीक है, बच्चों से हम भी बहुत जगह बात करते हैं, कभी कभी बच्चे उठाते हैं या कोई फ़ोन आया रिसीव किए, बच्चा कोई बोल रहा है तो हम भी प्यार से बोल देते हैं, बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट भी होता है उसमें, आदमी रिचार्ज भी होता है। लेकिन आपने फ़ोन किया क्यों? आइए फिर दोपहर 2:30 बजे के लगभग दोबारा कॉल जाती है। इस बार जज सबीना खातून ने खुद कॉल रिसीव किया और परिचय पूछा। दूसरी तरफ से महिला ने कहा, मैं कमिश्नर देवी पाटन मंडल से हूँ, दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हूँ, आप कब तक छुट्टी पर रहेंगी? जब जज ने उनकी छुट्टी के बारे में पूछने का कारण जानना चाहा तो कमिश्नर कहा कि वह कोर्ट में लंबित मुकदमे के बारे में बात करना चाहती हैं। इस पर जज सबीना खान ने तुरंत फ़ोन काट दिया, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई कमिश्नर सीधे फ़ोन पर मुकदमे की बात करेगा। आखिरकार सरकारी पक्ष के लिए कोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त होते हैं। इसके बाद दोपहर 3:21 पर जज के पास उनके स्टेनो आशुतोष के नंबर से फ़ोन आया। स्टेनो ने बताया कि कमिश्नर मैडम के स्टेनो आपकी छुट्टी के बारे में जानकारी और आपका नंबर मांग रहे थे। इसके बाद दोपहर
3:32 पर कमिश्नर और सिविल जज के बीच तीसरी बार बात हुई। शिकायती पत्र के अनुसार कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने बेहद कड़े लहजे में कहा, अच्छा हुआ कि आपने बात कर ली, वरना मैं आपकी शिकायत हाई कोर्ट से करने वाली थी। आपको तमीज नहीं है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। यह है इस मैडम का घमंड। जांच कराया जाए अगर दुर्गा शक्ति नागपाल का तो यह जेल में जाएंगी। इनके पति के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यह तरीका नहीं है, अगर यह बात सही है और कॉल डिटेल्स, क्योंकि महिला जज झूठ नहीं बोलेंगी, ऐसे नहीं किया जा सकता। मैं राबड़ी देवी पर भी आता हूं, इन्हीं पर क्यों कह रही है। मैंने 27 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। आपके व्यवहार से लगता है कि आप जुडिशियल ऑफिसर भी हैं या नहीं। वाह वाह, मुझे तो यह लग रहा है कि कैसे संस्कार हैं आपके। जब सिविल जज सबीना खान ने अपनी बात समझाने की कोशिश की तो कमिश्नर ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। इस पर जज सबीना खान ने जवाब दिया कि वह छुट्टी की अवधि या समय बताने के लिए बाध्य नहीं है, न ही किसी फेक कॉल या अनजान नंबर पर किसी से कोई डिस्कशन वाद प्रतिवाद कर सकती हैं। उन्होंने साफ किया कि सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में सरकारी वकील मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद कमिश्नर ने सीनियर आईएएस होने का हवाला देते हुए गुस्सा जाहिर किया और कहा, मैं केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा लूंगी। जज ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि वह केस बिल्कुल ट्रांसफर आप करवा सकती हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप करवा लीजिए। फोन करने का मतलब क्या है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 30 साल पुराना केस क्या है और इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा हो गया। पूरा मामला ज्योति विद्या मंदिर स्कूल बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा से जुड़ा हुआ है, जो 1997 से यानी करीब 3 दशकों से सिविल कोर्ट में लंबित चल रहा है। यह विवाद नजूल की भूमि के कई टुकड़ों को लेकर है, जो देवी पाटल मंडल के आयुक्त के नाम दर्ज है। अब यही खेल है असली। मुकदमा लंबा चलता ही है। इस मामले में जो अभियोजन है वह खट खट गवाही कराएगा, सारा कुछ कराएगा और जज की मजबूरी है, वह जज टाल नहीं सकते। जज को फैसला देना ही है। 6 महीना 2-4 महीना 6 महीना टालेंगे, जब सब कुछ होगा तो फिर जज को टालने की औकात नहीं है। सभी की सीमाएं हैं और इसी में तारीख पर मंडलायुक्त पक्ष का कहना है कि यह जमीन कार्यालय भवन और अन्य सरकारी कामों के लिए आरक्षित थी। दूसरी ओर ज्योति विद्या मंदिर स्कूल का पक्ष है कि वहाँ स्कूल भवन बना हुआ है। केस काफ़ी पुराना होने की वजह से कोर्ट इसमें तेजी से सुनवाई कर रहा था और मामला निस्तारण के करीब पहुंच चुका था। स्कूल प्रशासन ने आरोप लगाया कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके अदालत पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने मुकदमे को देवी पाटन मंडल से बाहर किसी दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग किया था। दूसरी तरफ कमिश्नर की इस प्रताड़ना और दबाव से आहत होकर सिविल जज सबीना ने भी जिला जज को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और मुकदमे में अपनी अदालत से ट्रांसफ़र करने का आग्रह किया कि सर इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए कहीं। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए केस गोंडा सीनियर डिवीज़न के सिविल जज नवीन की अदालत में ट्रांसफ़र कर भी दिया गया। जब इस खबर के केंद्र में शामिल आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के प्रशासनिक कैरियर और अतीत के विवादों की बात करते हैं तो उनका नाम शुरू से ही भारी सुर्खियों और राजनीतिक घमासान से जुड़ा हुआ था। दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 बैच के यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। शुरुआत में उन्हें पंजाब कैडर मिला था, लेकिन 2011 में वह आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह से शादी के बाद उनका कैडर ट्रांसफ़र होकर उत्तर प्रदेश में हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा सदर में एसडीएम के रूप में तैनात रहते हुए उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसे लेकर के 2013 में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन समाजवादी सरकार ने उन्हें अचानक निलंबित कर दिया और उसी के बाद वह चर्चा में आई थी दुर्गा शक्ति नागपाल। हमने भी दुर्गा शक्ति नागपाल का पक्ष लेते हुए पोस्ट लिखा था। उन दिनों में स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूबर नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपनी कलम चलाया था। यहाँ तक अभिषेक सिंह का सवाल है, यह 2011 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अपनी सर्विस में ज़्यादा एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए जाने जाते थे। रीलबाज आईएएस अफसर की नौकरी चली गई। आप इस बात से भिज्ञ हैं। बाद में नौकरी के लिए प्रयास किया लेकिन नौकरी नहीं मिली और यह फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमाए, उसमें भी सफल नहीं हुए। फिर
जौनपुर से इन्होंने टिकट लेने के लिए भी काफ़ी उछल कूद किया, लेकिन टिकट मिलना आसान नहीं है, नहीं मिल पाया। तो अब इनके बारे में इतना जान लीजिए। आइए साहब, जहाँ तक राबड़ी देवी का सवाल है तो उस मामले में मैं बताना चाहूँगा कोर्ट क्या करेगा, इसको आप देखते रहिए, जैसा होगा मैं भी बताऊँगा, आप खुद सर्वज्ञ हैं। राबड़ी देवी का एक मामला था। राबड़ी देवी ने किस मामले में? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को फोन किया। एक अवमानना का मामला था। अवमान और अवमानना दो अलग अलग शब्द हैं। सदन का अवमान होता है, अगर सदन के लिए आपका अमर्यादित पक्ष होगा तो अवमान है। उसमें वह स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तलब करते हैं क्योंकि सदन का अवमान हुआ है। वो डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीजीपी, मुख्य सचिव, जिसको चाहे तलब कर सकते हैं, ऐसे होता। तो शब्द अवमान है। संवैधानिक मामले की मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, और यह था अवमानना। कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार ने पालन नहीं किया। फिर क्या हुआ कि तलब किया अवमानना के मामले में मुख्य सचिव को। शासन का मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है, शासन की रीढ़ होता है, और उधर मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का सबसे बड़ा स्तंभ होता है। तलब किया, मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में जाते हैं मुख्य सचिव। अब इनके साथ और भी सीनियर अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यह जो आपने जवाब दिया है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, हाथ से लिखा हुआ है और चिचिड़ी खांचल है। चिचिड़ी जानते हैं ना, घसीट के लिखल है, लपेट लपेट के, हमारा समझ में ना आवत बाकी का लिखल बा। तो थोड़ा सा मुख्य सचिव जी इसको पढ़ करके बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, हुजूर हम आँख में दवा डाले हैं, इसलिए थोड़ा ठीक से दृष्टिपात मैं नहीं कर पाऊंगा आँख में दवा की वजह से। तो उन्होंने कहा, ठीक बात है, दवा का कितने देर असर रहेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तब तक आप बैठिए, चाय वाय मंगवा देता हूँ, पीजिए, और जब दवा का असर खत्म हो जाए, अरे जो लिखा था वो समझे में नहीं आएगा। आप अभी थाने का कुछ, अब तो टाइप हो रहा है, परिवर्तन हो गया है, और इनका कभी कभी कानूनगो साहब का पढ़ लीजिए, लेखपाल साहब का, जो पुरनके हैं समझे में नहीं आएगा। आप तो नए लड़के हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं। ऐसा लिखेंगे ना कि आप पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ पाएंगे। अब ऐसे ही लिखा था। राबड़ी देवी उस समय चीफ मिनिस्टर थी। कहा कि ठीक है, दवा का असर कितनी देर तक रहेगा, आप आराम करिए और फिर बताइए। तो उन्होंने कहा, सर जो करना हो आप करिए। अच्छा, जो करना हो करिए। तो मानना किया, दूसरे घसीट करके, चिचड़ी खांच करके आए हो और चुनौती दोगे? चलो कटघरे में खड़े हो जाओ। अब क्या हड़कंप मच गया, कटघरे में खड़े हो गए, क्योंकि बोल तो दिया उन्होंने ताव में, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल ताव में है। अरे कमिश्नर हैं कोर्ट के, उससे ऊपर है क्या? आपके अगर आय की संपत्ति की जांच करा दिया जाए मैडम, तो आपका स्थान कहाँ होगा? और अगर चुनौती आप देंगी तो चुनौती स्वीकार करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे बहुत चीजें जानकारी में भी हैं। अलग बात है कि लखनऊ सहित 4 जगह डीएम रहने वाला, सैकड़ों बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन अयोध्या से लेकर के और कहां तहां तक बनाने वाले, उस डीएम को भी उसका निलंबन खत्म हो गया। बाबा फिर से कहीं स्थापित कर देंगे। अरे वही जो बिहार वाला डीएम जो लखनऊ में भी था, अलग बात है। चलिए, तो दोस्तों, अब उस मामले में जब कटघरे में खड़ा कर दिया, राबड़ी देवी का फोन जाता है मुख्य न्यायाधीश के यहाँ। मुख्य न्यायाधीश ने उठा लिया, कुछ होगा, किसी ने दिया होगा, चाहे जो भी रहा होगा, उठा लिया। अरे सर, मैं राबड़ी देवी बोल रही हूँ, मुख्यमंत्री जी। मैडम बताएं। अरे सर, हमारे मुख्य सचिव को, रउआ मुख्य सचिव के बैठा दिले बानी, तब छोड़ दें मुख्य सचिव, अरे बड़ा अकाज होता, बड़ा नुकसान होता, छोड़ दें। और जिस रूप में कहा हो, जानते हैं क्या लिखा था मुख्य न्यायाधीश ने? लिखा, उसमें लिखा था उन्होंने
कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, इन्हें क्षमा करना। किसे? राबड़ी देवी को इन्हें क्षमा करना, क्योंकि इन्हें यह नहीं पता कि यह क्या कर रही हैं। हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि इन्हें यह नहीं पता कि इनके द्वारा क्या किया जा रहा है। ऐसे ही है, या तो मद में चूर हो, घमंड में चूर हो मैडम, और मैडम जैसे चाहें। बहरहाल न्यायपालिका क्या करेगा या तो समय बताएगा, लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिस तरह से फ़ोन किया है जज साहिबा को, इस मामले को लिया है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस मामले में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात चल रही है। अगर होता है तो यह गंभीर मामला होगा उत्तर प्रदेश के लिए। तमाम लोगों को, तमाम अधिकारियों को सोचने के लिए भी होगा कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है, कैसे बचना है और कैसे अपने दायित्व का निर्वहन करना है। सरकारी वकील हैं, कोर्ट साहब हैं, तमाम बातें आ ही गई हैं। तो दोस्तों यह रहा, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हम आप सभी तक अपना नमस्कार निवेदित करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस पर अपना कमेंट भेजेंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, जैसे समय समय पर आप करते आए हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।